Good evening, my dear friends. I am Reena Sharma. Welcome you all on my YouTube channel Markandesh Academy. आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर बहुत अच्छे होंगे और इस तरीके से हमारी वीडियोस को देखते रहिए और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। तो आज हम इस वीडियो में राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 53 क्वेश्चन हम करेंगे जो हमारे राष्ट्रपति की पोस्ट से रिलेटेड है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संघीय कार्यपालिका का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। संघीय कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव जो हमारी जो हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसका जो उल्लेख है, ठीक है, उसका वर्णन है वो किस आर्टिकल के अंडर किया गया है। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 52 टू 78। और इसमें कौन कौन आता है हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव में? राष्ट्रपति आ जाएंगी, उनकी विधायी शक्तियाँ, उनकी न्यायिक शक्तियाँ, हमारा उपराष्ट्रपति और हमारे क्या आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, यानी कि हमारी मंत्री परिषद। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। भारतीय संसद प्रणाली में निम्नलिखित में से कितने प्रकार के कार्यपालिका प्रमुख का प्रावधान किया गया है। देखिए, जो हमने भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो हमने किस कंट्री से ली है, किस देश से हमने ली है? तो इसको लिया है हमने ब्रिटेन से, ठीक है, यानी कि हमने इंग्लैंड से इसको लिया है हमारी संसदीय प्रणाली को। और इसमें है जो हमारी कार्यपालिका प्रमुख, ठीक है, यानी एग्जीक्यूटिव जो हमारे हेड हैं वो कितने होते हैं? तो एग्जीक्यूटिव हम हेड होते हैं हमारे पास दो। एक होता है हमारे पास संवैधानिक प्रमुख जो हमारे संविधान से रिलेटेड हमें आइडियाज़ वगैरह या सजेशन वगैरह देता है, और दूसरा होता है हमारा वास्तविक प्रमुख। ठीक है, जो संवैधानिक प्रमुख है हम किसको बोलते हैं? अपने प्रेसिडेंट को बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट हमारा क्या है? संवैधानिक प्रमुख है। और जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो हमारा क्या है? रियल हेड हम उसको बोलते हैं। किसी भी कंट्री को अगर हम देखते हैं तो कौन रिप्रेजेंट करता है कहीं पर भी? जैसे हम बोलते थे कि चाइना के प्रेसिडेंट है, रशिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट को मेन माना गया है, लेकिन इंडिया में किसकी चलती ज़्यादा है? ठीक है, इंडिया में चलती ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर की है। और जो दिखावे के लिए हमारे पास जो हाईएस्ट पोस्ट हमने जो रखी हुई है वो कौन है? हमारी प्रेसिडेंट की है। ठीक है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है हमारा वो जितने भी हमारे जो बिल पास होते हैं, ठीक है, हमारे जितने भी जो लॉ बनते हैं, हमारे कानून बनते हैं, उसमें हम किसकी मानते हैं? प्रेसिडेंट की मानते हैं। क्योंकि जो संसद के 3 मेन पार्ट है हमारे, उसमें हमारे प्रेसिडेंट का नाम आता है। प्रेसिडेंट आ गया हमारा, लोकसभा और हमारी राज्यसभा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में निम्नलिखित में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में हमें बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। तो उसमें अनुच्छेद 52 में किस पद का प्रावधान है? कि अनुच्छेद 52 में हमारे राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। और राष्ट्रपति का जो पद है हमारा वो किसके इक्वल होता है? वायसरॉय के इक्वल होता है। जो वायसरॉय का भवन है वो आज हमारा प्रेसिडेंट हाउस है ना, ठीक है, जो रायसीना हिल्स पर बना हुआ है वो पहले कभी वायसराय हाउस हुआ करता था। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है और बहुत बार हम इसको गलत करके आते हैं। रियल हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ओके, बट इंडिया का जो फर्स्ट सिटीजन है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, हमने क्या बोला है कि दिखावे के लिए हाईएस्ट पोस्ट हमारी यहाँ पे प्रेसिडेंट की है, बट चलती हमारे प्राइम मिनिस्टर की है। ठीक है, रियल हमारे यहाँ पर ये है। ठीक है, लेकिन जो सबसे ऊपर हमने रखा है उसी को हम क्या बोलेंगे कि हमारा ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, यानी कि हमारा प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप लोग भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 35 ईयर्स। ठीक है, आप 35 साल के कम से कम होने चाहिए जब आप भारत के राष्ट्रपति बनो तो। क्योंकि एज इसलिए ज़्यादा रखी गई है क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उसकी जो पीएम है हमारे, उसकी एज है हमारे यहाँ पे 25 रखी गई है। ठीक है, 25 रखी गई है, लेकिन इसकी एज है वो ज़्यादा रखी गई है क्योंकि इसको बहुत सारे विधि से या हमारे कानून से रिलेटेड जो काम है वो करने पड़ते हैं। ठीक है, तीनों सेनाओं का जो भार है वो इनके कंधों पर होता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो पूरी की पूरी हमारी कंट्री है उसको रिप्रेजेंट करने वाला कोई जो बंदा है वो एक मैच्योर पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना। तो ठीक है, इस वजह से हमारी ये जो है एज है 35 रखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अभी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है या फिर कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो वो होता है हमारा राष्ट्रपति। जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जितने भी तरीके की हम अगर अपनी सेना से कोई भी काम करवाते हैं तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर हमारा प्रेसिडेंट ऑर्डर करता है कि अब हमारी आर्मी को ये ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, बोलते हैं ना कि आर्मी को अब गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया है, तो वो ऑर्डर किनकी साइड से आता है? राष्ट्रपति की तरफ से हमें वो ऑर्डर देना होता है। ठीक है, चलते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है।
राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक के रूप में और कितने सदस्य अनुमोदन के रूप में होना चाहिए, यानी कितने व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो हमारे जो राष्ट्रपति है उसका नाम आगे प्रस्तावित करे, और कितने लोग फिर ऐसे होने चाहिए, कितने व्यक्ति ऐसे होने चाहिए कि उसके नाम का अनुमोदन करें। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास 50-50 का रेशियो होता है, यानी कि 50-50 होने चाहिए। ठीक है, जो हमारे एमपीज होते हैं, एमएलएस होते हैं, वो हमारे पास कितने होने चाहिए, 50-50 होते हैं। ठीक है, तो 50+ की संख्या वाले होने चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 हमारे अनुमोदन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत क्या कहा गया है, ये अनुच्छेद 53 के अंतर्गत क्या कहा गया है, क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में शामिल है। संघ की कार्यपालिका, जितने भी तरीके के हमारे कोई भी कानून बनता है, ठीक है, तो वो हमारे संसद के दोनों सदनों में पास होता है, हमारे प्रेसिडेंट से भी उसके लिए है जो सलाह मशवरा किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें धन विधेयक की, तो उसमें क्या होता है कि पहले हमारे राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होती है हमने, ठीक है, कि हम ऐसे ऐसे करके ये जो है मनी बिल पास कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पर प्रेसिडेंट की हमारी सलाह ले लें, तो ये भी क्या हो गया, हमारे संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है हमारी, ठीक है, जो संघ का काम करना है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है हमारे, वो किसके हाथों में है, वो हमारी होते हैं राष्ट्रपति के हाथों में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्वाचन मंडल का प्रावधान हमने किस देश से लिया। अब देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन करना है हमने, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन उसमें वोट कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, तो ये जो प्रक्रिया है हमने ये कहाँ से ली है, तो ये ली है हमने अमेरिका से। ठीक है, तो निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया, ध्यान रखना, निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया हमने ली है अमेरिका से। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत बार हम इसमें मिस्टेक करते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। अब देखिए, निर्वाचन मंडल हमने लिया है यूएसए, यानी कि हमारा अमेरिका से, और जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया की जो निर्वाचन है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होगा, कौन सी प्रक्रिया का यूज़ करेंगे हम निर्वाचन के लिए, तो ये लिया है हमने अपना आयरलैंड से। ठीक है, जहाँ से हमने अपना DPSP लिए हैं। ठीक है, याद रखना ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आगे है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को कितनी राशि जमानत के रूप में RBI में जमा करनी पड़ती है। ठीक है, तो कितनी राशि है जो हमें अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करनी पड़ती है। अगर हम राष्ट्रपति के पद के लिए अपना नाम देना चाहते हैं तो हमें वो देनी पड़ती है 15,000 रुपये। तो 15,000 हमें है जो वो अपने नाम देने के लिए, अपने नामांकन के लिए हमने 15,000 रुपये जमा करानी पड़ती है, ताकि हम अपना नाम है राष्ट्रपति के पद के लिए दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट है, कुल डाले गए मतों का कितना प्रतिशत भाग मत पाने में असमर्थ होने पर राशि जब्त हो जाती है। अब देखिए, राष्ट्रपति के पद के लिए हमने राशि जमा करा दी, अब वो राशि कब जब्त कर ली जाती है, कब हमें वापस नहीं मिलती है, अगर हम 1/6, ठीक है, अगर हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं लेकिन 1/6, 1/6 अगर हमें भाग हमें वोटों का ना मिले, तो क्या होती है, हमारी जो 15,000 की राशि होती है उसको क्या कर लिया जाता है, उसको जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किस प्रणाली के द्वारा होता है। तो जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है हमारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। ठीक है, और जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है हमारे, उसका जो जन्मदाता है वो ब्रिटिश विद्वान हैमर को माना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश के एक बहुत बड़े महान विद्वान थे जिनका नाम था हैमर, उनको इस प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। लेकिन सबसे पहले इनको है जो 1956 में एंड्रे ने डेनमार्क में इसको यूज़ किया था, और इसलिए कई बार हम इसको एंड्रे सिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एंड्रे ने सबसे पहले इसको कहाँ यूज़ किया था, डेनमार्क में यूज़ किया था, इसलिए इसको एंड्रे सिस्टम भी बोला जाता है। और दूसरा इसका नाम जो पेपर में बहुत बार देखने को मिलता है, जिसमें हम गड़बड़ करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, वो है वरीयता प्रणाली। ठीक है, तो वरीयता प्रणाली भी इसको कहा जाता है, और वरीयता प्रणाली का भी मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ही होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मतदाता होता है ना, वो मत देने के समय पर अपनी पसंद की वरीयता क्रम अंकित करता है। ठीक है, इसलिए इसको वरीयता प्रणाली हम कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा और लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। अब देखिए, हम पहले ही जानते हैं कि हमारी जो राज्यसभा है उसमें 250 हमारे मेंबर होते हैं, और लोकसभा हमारे उसमें 552, ठीक है, 552 के आसपास हमारे सदस्य होते हैं, 552 होते हैं। तो देखिए, ज़्यादा कहाँ पर है, हमारे लोकसभा में ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर अगर और भी हम ज़्यादा भेज देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि जो 250 की संख्या है हमारी, उसमें तो 12 सदस्य यानी हमारी राज्यसभा में, और 2 हमारे जो हैं जो एंग्लो इंडियंस होते हैं। एंग्लो इंडियन यदि किसी की मदर इंडिया की है तो फादर बाहर का होगा, और अगर फादर इंडिया का है तो मदर बाहर की होंगी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, यानी कि मदर यहाँ की काउंट होगी और फादर बाहर के होंगे उनके। ठीक है, तो उनको मौका दिया जाता है, और ये 2 है लोकसभा में चुन करके राष्ट्रपति की साइड से भेजा जाता है इनको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है,
किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में मान्यता मिली थी? तो राष्ट्रपति के चुनाव में पहले दिल्ली और पुदुचेरी थी हमारी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, वो भाग नहीं ले सकती थी। तो इसमें पूछा है कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि जिसमें उनको राइट मिल गया था हमारी दिल्ली और पुदुचेरी को कि वो अपने जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। तो ये था हमारा 70वें संविधान संशोधन 1992, ठीक है। 17th हमारा अमेंडमेंट था 1992 में जो हुआ था। इसके तहत हमारी दिल्ली और पुदुचेरी को क्या था कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उसमें जो चुनाव है उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल गया था, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा विधानसभा यानी एमएलए किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो हमारी विधानसभा है यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हमारी, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं हमारे? तो ये आते हैं हमारे अनुच्छेद 170 यानी कि आर्टिकल 170 के तहत जो है हमारे एमएलए सामने रखे हैं। इसमें याद रखना आप लोगों को कि जो हमारे एमएलसी होते हैं, ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं, वो होते हैं हमारे आर्टिकल 171 में, ठीक है। एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, यानी विधान परिषद के सदस्य, और ये है हमारे विधानसभा के सदस्य, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, क्या मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? क्या वो सदस्य जो नॉमिनेटेड हैं, जो नॉमिनेट हो चुके हैं, क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? जी नहीं, वो बिल्कुल भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसका आंसर हमारा 2 होगा, वो नहीं लेते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत किसके पद के चुनाव की विधि का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 55 हमें क्या बताता है कि किसके चुनाव की विधि का वर्णन करते हैं हम? इलेक्शन प्रोसेस ऑफ POI यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट का। तो इसका क्या होगा हमारे पास आंसर? राष्ट्रपति पद का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 71 के अनुसार यदि कोई भी चुनावी विवाद होता है तो उसका निपटारा कहाँ किया जाता है? तो देखिए, अगर कोई भी चुनावी विवाद होता है तो उसको हम संसद में बिल्कुल भी नहीं लेकर के जाएंगे कि हम ऐसे बोल देंगे कि हाँ हम इसको संसद में लेके जाना है हमने, ठीक है, या हम उसको बोलेंगे कि हमें तो राष्ट्रपति के पास लेकर के जाना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। हम प्रधानमंत्री भी नहीं करते हमारे, तो वो कौन करता है हमारा? वो करता है, वो पावर है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास। हमारे पास ये पावर है कि वो किसी भी तरीके का अगर हमारे यहाँ चुनावी विवाद होता है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो उसका जो चुनावी विवाद का निपटारा कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारा करेगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि के विषय में क्या कहा गया है? कि अनुच्छेद 56 के द्वारा क्या बोला गया है कि जो राष्ट्रपति की जो पद की अवधि है, ठीक है, वो कितने टाइम की होती है? राष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, या राष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण की तारीख से 4 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा, या राष्ट्रपति कभी भी अपना पद धारण कर सकता है? तो ये क्या है हमारे यहाँ पर, राष्ट्रपति के जो पद की जो ग्रहण करने की जो तारीख होती है, ठीक है, जब उन्होंने अपना पद ग्रहण किया उस तारीख से लेकर के वो अगले 5 तारीख तक, ठीक है, सॉरी अगले 5 वर्षों तक है जो वो अपने पोस्ट पर, अपने पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। तो 5 साल की इनकी अवधि होती है पद की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको देता है? अब देखिए, राष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना पड़ जाए, ठीक है, तो वो त्यागपत्र अपना किसको देगा? ठीक है, मान लो कि उसका नहीं मन है कि वो आगे प्रेसिडेंट की पोस्ट पर काम करे, या किसी भी तरीके से उनको है जो वो इस तरीके से मजबूर किया जाए कि वो अपना त्यागपत्र दे, तो किसको देते हैं? वो उपराष्ट्रपति को अपना पत्र सौंप देते हैं, ठीक है, और फिर उनकी जगह पे है जो वो उपराष्ट्रपति काम करते हैं, या फिर 6 महीने के अंदर अंदर क्या कराना होता है? उन्हें इलेक्शन कराना होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन किया गया है? अब देखिए, राष्ट्रपति की हमारी योग्यताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है, क्या क्या उनकी योग्यताएं हैं, किस तरीके से जो हमारा राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बन सकता है, क्या क्या उनकी योग्यताएं होती हैं, तो ये हमारा किस में बताया गया है? ये बताया गया है हमारा आर्टिकल 58 में, यानी कि आर्टिकल जो 58 है हमारा, वो उनके जो है जो उनकी योग्यताएं हैं उनके बारे में बातें करता है, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में कि वो किस तरीके से क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए, अर्हित होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हैं जो है हमारे क्वालिफिकेशंस दी गई हैं,
नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से मिलता है और कौन डिसाइड करता है। तो देखिए राष्ट्रपति का जो वेतन है हमारा, वो मिलता कहाँ से है, वो संचित निधि से मिलता है। ठीक है, संचित निधि से हमारे राष्ट्रपति का जो वेतन है वो निकलता है और वो संसद डिसाइड करती है। दूसरी बात है, राष्ट्रपति के जो हमारा वेतन होता है उस पर किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं होता है और इसको हम कम नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के वेतन को इसको बढ़ा सकते हैं, हम कम नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद डिसाइड करती है कि राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो कितनी होगी, और प्रेजेंट में राष्ट्रपति की हमारी जो सैलरी है वो कितनी, आप लोगों को पता होना चाहिए, वो 5 लाख है। ठीक है, याद होना चाहिए आप लोगों को कितनी है इनकी सैलरी, 5 लाख है इनकी सैलरी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा के लिए किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो राष्ट्रपति है वो किसी भी तरीके से शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये हमारा किस आर्टिकल में बोला गया है कि राष्ट्रपति को किसी तरीके से है जो वो कोई शपथ लेनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। तो ये बोला गया है हमारा अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। ठीक है, तो राष्ट्रपति है जो अपना पद ग्रहण करने से पहले है हमारे जो हेड होंगे हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, तो उनके सामने इनको जो शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। देखिए आर्टिकल 60 हमें बताता है कि शपथ लेनी पड़ती है, अब किसके सामने लेनी पड़ती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद के सामने, सीजेआई या फिर उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश के सामने, उच्च न्यायालय या फिर न्यायाधीश या प्रधानमंत्री के सामने, या फिर राज्यसभा या फिर लोकसभा के सामने। तो आंसर क्या है इसका, सीजेआई। ठीक है, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उच्चतम न्यायालय के प्रथम नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, श्रेष्ठतम है यहाँ पर, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पर है श्रेष्ठतम। ठीक है, कि बाई चांस हमारा जो है सीजेआई ना हो, ठीक है, वो कहीं बाहर चला गया हो या उनका पद रिक्त हो, तो उस स्थिति में क्या करना होता है कि जो न्यायालय का जो श्रेष्ठतम, ठीक है, सबसे जो श्रेष्ठतम, सबसे जो ऊंचाई पर, ठीक है, जो अगला बनने वाला हमारा जो सीजेआई होता है, तो उनके समक्ष इनको, उनके सामने इनका जो अपने पद की शपथ लेनी होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुच्छेद 61 में किस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 61 में हमने महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। और महाभियोग की प्रक्रिया क्या है कि महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटा देते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, वो इस महाभियोग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया लेकिन वो महाभियोग में भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये फिर राज्य विधानमंडल सभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसमें जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर है जो वो किसी तरीके का जो है मतलब कि वो सही तरीके से काम ना कर रहा हो, या हमारे जो संसद के कोई भी सदन, दोनों सदनों में से, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन को ऐसा लगे कि जो राष्ट्रपति है वो अपने इस पोस्ट के लायक नहीं है, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, तो क्या कर सकते हैं कि वो इसके खिलाफ है जो महाभियोग की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति को उसको पद से हटाने के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ दूसरे सदन से कितना बहुमत पारित कराना होता है। देखिए अब एक मान लो कि अगर हम बात करें कि राज्यसभा ने हमारे या फिर लोकसभा ने हमारे किसी ने भी एक है जो वो मतलब कि ये प्रस्ताव पारित कर दिया कि उन्होंने 1/4 है जो अपना सदस्यों से हस्ताक्षर करा लिए कि इस तरीके से करके है जो हमने इस राष्ट्रपति को अपने पद पर नहीं रखना है। ठीक है, तो दूसरी बात अगर हम बात करेंगे तो जो दूसरा सदन है हमारा वो उसको कितने तिहाई बहुमत से पारित करेगा। तो याद रखना आप लोगों को कि ये पारित करेगा 2/3। ठीक है, 2/3 बहुमत से उसको पारित करना होता है हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले। ठीक है, कि उनको उनके पद से हटाया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि कुल सांसदों का हमारे 1/4 के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होते हैं और 2/3 बहुमत कुल सदस्यों का है जो उसके द्वारा है जो वो पारित होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति को उसको पद से हटाने के लिए उन्हें कितने दिन पहले सूचना देनी होती है। अब देखिए राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाना है, मान लो कि राष्ट्रपति को ही नहीं पता है कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र या मेरे खिलाफ कोई मेरे को हटाने के लिए कोई साजिश रची जा रही है या मुझे हटाने की तैयारी हो रही है, तो सबसे पहले हमें क्या है 14 दिन पहले उनको है जो एक नोटिस भेजना होता है कि ऐसे ऐसे करके जो है हम आपको आपके पद से हटा रहे हैं। ठीक है, और आप देख लीजिए कि आपके ऊपर ये जो है हमने ब्लेम है ये लगाए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया वैसे तो
पूरी ही नहीं हुई, चलाई गई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था कि नोटिस जब उनको दिया गया था तो उन्होंने पहले ही अपने आप ही त्याग पत्र दे दिया था कि ये लो भाई, आपको इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है कि आप 1/4 इसमें है जो वो आप हस्ताक्षर कराओ, सिग्नेचर होने चाहिए, या फिर आप 2/3 आपको मेजोरिटी हो, बहुमत हो, मैं पहले ही हट जाता हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है? कितनी बारह नहीं है, कितनी बार, ठीक है, कितनी टाइम, कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है? तो यह है हमारे पास 4 बार, 3 बार, कोई सीमा नहीं है, या फिर 5 बार। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई व्यक्ति कितने भी बार हमारे यहाँ पर है जो वो राष्ट्रपति चुना जा सकता है, बन सकता है। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो देखिए, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, खाली हो, ठीक है, तो उसमें जो उस आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए है जो वो जो हमारी जो अनुच्छेद दिया गया है वो है हमारा अनुच्छेद 62। ठीक है, मान लो कि ये महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हमने राष्ट्रपति को हटा दिया, या राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, या राष्ट्रपति किसी कारण से अपना त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है, तो उनके पद की जो रिक्तता है उसको हम वैसे के वैसे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या करना पड़ता है, उसको भरना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए नए जो इलेक्शन है वो कराने पड़ते हैं। तो ये आर्टिकल हमें किस में दिया गया है? 62 में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने या हटाए जाने पर कितने समय के अंदर चुनाव संपन्न होने चाहिए? यदि उनकी डेथ हो जाती है, उनको त्यागपत्र दे दिया जाता है या उनको हटाया जाता है, तो कितने टाइम के अंदर है जो हमारे यहाँ चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए? तो इसका आंसर होगा 6 महीने के अंदर अंदर हमारे यहाँ पर है जो वो चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। ठीक है, और इस राष्ट्र में इस टाइम में क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति को उनको मतलब कि उनके चुनाव में देरी हो गई किसी भी तरीके से, ठीक है, 6 महीने के टाइम के अंदर अंदर हम उनका चुनाव नहीं कर पाए, तो क्या होगा? तो जो वर्तमान राष्ट्रपति है ना, वो अपने पद पर वैसे का वैसा बना रहेगा जब तक उसका जो उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, यानी कि उसकी पोस्ट पे उसका जो नया राष्ट्रपति है नहीं आ जाता। और इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को ये अवसर बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो हमारे पुराने राष्ट्रपति होते हैं वो काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो राष्ट्रपति को जो है हमारा क्या मिलना चाहिए उनको, कि उनके लिए भी एक हमने क्या रखी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखी है, मंत्रिपरिषद रखी है, जिसमें क्या है कि वो सलाह देती है राष्ट्रपति को। ठीक है, जिससे वो सलाह विमर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। और ये हमने किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? हमारी ये आती है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, 74 के अंतर्गत है जो है हमारी एक राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण हमारा है जो वो आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी है? तो राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं हमारी वो कौन सी हैं? तो देख सकते हैं, तो संसद की बैठक भी बुला सकता है, लोकसभा को विघटित भी कर सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है। तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी, यानी कि 4 के 4 ये ठीक है हमारे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, दोनों सदन यानी हमारे लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों सदनों की अगर हमें संयुक्त बैठक बुलानी है तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जो हम उसको बुला सकते हैं, या हमारे जो प्रेसिडेंट है वो बुला सकता है? तो ये आता है हमारे पास अनुच्छेद 108। ठीक है, आर्टिकल 108 के अंडर है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को कि बुलाने का हक हमारे राष्ट्रपति को है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति को प्रत्येक नए चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? देखिए, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई नए चुनाव होते हैं, ठीक है, या फिर हमारा जो न्यू ईयर शुरू होता है और उसमें जो संसद का जो पहला अधिवेशन होता है उसको संबोधित करने का जो अधिकार है हमारे किसके पास होता है? हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। और ये किस में होता है? अनुच्छेद 87, आर्टिकल 87 में हमारा ये उनको दिया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो कितने प्रकार की हमारी जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ठीक है, वो हमने बतानी है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? 3 प्रकार की हमारे यहाँ पर है जो वो आपातकालीन शक्तियाँ हैं हमारे यहाँ, 352, 356 और 360। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इसका आंसर यहाँ पे गलत
मार्क हो गया है। इसका आंसर ये होने वाला है हमारा। 3 प्रकार की है, 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? तो राष्ट्रीय आपातकाल हमने कितनी बार लगाया है? तो राष्ट्रीय आपातकाल हमने लगाया है 3 बार। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगाया गया है। ठीक है यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा है हमारा? 352। पहली बार हमने कब लगाया था ये याद रखना है आप लोगों ने, 1962 में लगाया था। 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था हमारे यहाँ पर। ठीक है, चीन के आक्रमण के टाइम पे हमने लगाया था। और उस टाइम पर जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो याद रखना आप लोगों ने कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, अगर हम दूसरे की बात करें तो 1971 में लगा था, जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था। ठीक है, आक्रमण हुआ था, तो वहाँ पर कौन था? वो वीवी गिरी थे हमारे। ठीक है, वीवी गिरी भी बोल देते हैं इनको, वीवी गिरी या बीबी गिरी। ठीक है, उसके बाद है हमारा 1975 में हमारा लगा था कि आंतरिक संकट के समय हमारे ये लगाया गया था। और डॉक्टर फखरुद्दीन अली हमारे उस टाइम पर क्या थे? हमारे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चलते हम अपने ये इनकी डेथ का कोई विवाद हो गया था हमारे यहाँ पर। ठीक है, इसलिए हमने ये लगाया था। इसको हम कब कब लगा सकते हैं? आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार? हाँ, 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल को कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है हमारे 6 माह करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसको कितने टाइम तक बढ़ा सकता है? तो 3 साल तक इसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है हमारा 6 महीने करके हम इसको 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है वो युद्ध की स्थिति में राष्ट्रपति को घोषणा करने का हक होता है उनको संसद के द्वारा। 1 मास के अंदर अंदर आवश्यक होता है इसको बोलना कि ऐसे ऐसे करके जो है इस तरीके की स्थिति चल रही है और राष्ट्रीय आपातकाल के लिए जो वो घोषणा कर दी जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद जो 356 है हमारा वो किस प्रकार की प्रक्रिया को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है हमारा राष्ट्रपति शासन को। ठीक है, अगर हम 356 आर्टिकल कहीं पर लागू कर देते हैं तो वो हमारा राष्ट्रपति शासन वहाँ पर शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर है जो हमारी जो सरकार है, मान लो किसी भी स्टेट में अगर हमने राष्ट्रपति शासन को लगा दिया है तो वहाँ पर जो हमारा CM यानी कि चीफ मिनिस्टर होता है फिर वो काम नहीं करेगा। वहाँ पर हमारे जो सीधा है सेंटर के हाथ में हमारा जो वो स्टेट है वो चल जाती है और वो सेंटर के हिसाब से फिर काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लगाया गया था? तो जो राष्ट्रपति शासन है वो सबसे पहले हमने कहाँ पर लगाया था? वो लगाया था हमने पंजाब में, सबसे पहले इसको लगाया गया था। ठीक है, ये 17 अप्रैल, याद रखना आप लोगों को, 17 अप्रैल 1952 तक चला था जो हमारा। ठीक है, और ये है लगा कब था? 20 जून 1951। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया, पहले वो लिखा बाद में ये। तो 20 जून 1951 से लेकर के 17 अप्रैल 1952 तक ये हमारा चला था। ठीक है, उस टाइम पर जो हमारे जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो कौन थे? ये थे हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसको सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था, याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है? तो सबसे ज़्यादा बार हमारा कहाँ पर लगा है? उत्तर प्रदेश में इसको सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर लगाया गया है। और ये कितनी बार लगा है यहाँ पर? 10 बार इसको लगाया गया है यहाँ पर। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल देश में एक बार भी नहीं लागू किया गया है? तो वो कौन सा आपातकाल है? देखिए, जो हमने अभी अभी पढ़ा है राष्ट्रीय आपातकाल, हम पढ़ के आ चुके हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। राष्ट्रपति शासन जो है वो हमारा स्टेट में लगता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सैन्य आपातकाल नहीं होता है, तो यह हमारा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, जो आता है हमारा 360, आर्टिकल 360 में आता है हमारा। ठीक है, ये हमारी कंट्री में एक बार भी नहीं लगा है अब तक। ठीक है, अब तक हमारे ऊपर इतना संकट नहीं आया है कि हमें वित्त को देखते हुए, यानी कि ये दिखा करके कि हमारे वित्त में कमी आ गई है, हमारे धन पैसे में कमी आ गई है और हमें आपातकाल की है जो वो घोषणा करनी पड़े। ठीक है, याद रखना आप लोगों की राष्ट्रीय आपातकाल हमारा किस में आता है? आर्टिकल 352 में आता है। और जो राष्ट्रपति शासन है हमारा वो किस में आता है? आर्टिकल 356 में आता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपातकाल को हटाने की प्रक्रिया
क्या है? देखिए, आपातकाल को हम किस तरीके से हटा सकते हैं? क्या उसमें उच्च न्यायालय में जाना पड़ता है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, या संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ता है? तो जी हाँ, आपातकाल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संसद का विशेष सत्र बुलाना पड़ता है। ठीक है, तो संसद के विशेष सत्र को बुलाने के बाद हमारे क्या है, जो आपातकाल है हमारा वो हट जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हमारी कौन कौन सी हैं? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो जी हाँ, बिल्कुल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादला राष्ट्रपति करता है। तो जी हाँ, उनका जो ट्रांसफ़र है, उनको करने का जो राइट है ट्रांसफ़र करने का, ये भी राष्ट्रपति के हाथ में है। थर्ड है, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी दंड में उन्मुक्ति कर सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है कि आर्टिकल 72 हमें कहता है कि राष्ट्रपति किसी के भी दंड में उन्मुक्ति कर सकता है। तो क्या है, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ठीक है। तो राष्ट्रपति की ये न्यायिक शक्तियाँ हैं जो उनको प्राप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा मुकर्रर की गई हो तो उसे कौन क्षमा कर सकता है? ठीक है, किसी भी व्यक्ति को कोई भी मौत की सज़ा दी गई है तो उसको कौन मुकर्रर कर सकता है? तो वो कौन कर सकता है? हमारा राष्ट्रपति के हाथ में ये पावर है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मौत की सज़ा दी गई है तो उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि उसको बोल देगा कि हाँ चल भाई ठीक है, तेरे को सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन वो मौत से टल जाती है, यानी फांसी की सज़ा या जो भी जिस भी तरीके की हमारी सज़ा है वो टल जाती है। जैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि 2012 में हमारे जो दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था, जो बहुत ही एक क्रूअल इंसिडेंट था हम जिसको बोलेंगे, जिसमें हमारी जो हम बोलते हैं कि एक जो 4 लड़कों को अभी फांसी दी गई थी निर्भया रेप केस में, उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने अपनी याचिका पिटीशन दायर की थी ना, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, बार बार वो राष्ट्रपति के पास अपनी याचिका दायर कर रहे थे। तो वो सेम चीज़ थी कि वो पार्डन कर रहे थे, कि क्षमा याचना डाल रहे थे कि हमें क्षमा कर दिया जाए और उनकी फांसी को टाल दिया जाए। बहुत टाइम तक उनकी फांसी को टालते आ रहे थे, लेकिन पूरे तरीके से उनकी जो मौत की सज़ा है उसको बंद नहीं किया था, उसको ख़त्म नहीं किया था, उनको फांसी दी गई है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के हाथ में पावर होती है कि वो केस को देखे, ये देखे कि वो क्राइम किस तरीके का किया गया है, कितने क्रूरता के साथ उन्होंने है जो वो उस तरीके का उस क्राइम को अंजाम दिया था। तो इस करके उनकी जो है जो मौत की सज़ा है उसको एज इट इज़ रखा गया और उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये होता है हमारा कि क्षमा करना या नहीं करना। ठीक है, राष्ट्रपति के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को प्राप्त न्यायिक शक्तियों में लघुकरण का क्या अर्थ होता है? देखिए, राष्ट्रपति को बहुत सारी हमारे शक्तियाँ प्राप्त है, तो न्यायिक शक्तियों में लघुकरण जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेशन भी वो हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारा जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको इतनी शक्ति प्राप्त है कि वो कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है। ठीक है, कठोर कारावास यानी कि कोई बहुत बड़ा दंड दिया गया है, कोई बहुत गंभीर दंड दिया गया है, ठीक है, वो उस कड़ी सज़ा को एक सरल सज़ा में, ठीक है, एक नॉर्मल सी सज़ा में चेंज कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ठीक है, और सज़ा के साल को घटा करके उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि सज़ा उसको 20 साल की दी गई है तो उसको घटा करके 15 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो कितना करेंगे। ये होता है लघुकरण। लघुकरण का मतलब ही क्या हुआ, लघु मतलब छोटा कर देना उसको। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रपति को प्राप्त न्यायिक शक्तियों में परिहार का क्या अर्थ है? तो देखिए, परिहार क्या होता है हमारा, परिहार को हम क्या बोलते हैं, रेमिशन भी बोलते हैं, रेमिशन। ठीक है, तो रेमिशन जो है हमारा वो इंग्लिश में बोला गया है परिहार को। ठीक है, इन्हीं के जो वर्ड है हमारा जैसे परिहार, इन्हीं में इनका मीनिंग छुपा है। तो इसका क्या होता है कि सज़ा को कम कर सकता है, लेकिन सज़ा की प्रकृति में चेंज नहीं कर सकते वो। ठीक है, मान लो कि सज़ा मिली है किसी को, कठोर सज़ा मिली है, बहुत कठोर, तो वो कठोर रहेगी, लेकिन वो उनका जो टाइम है उस कठोर सज़ा का, जैसे वो 2 साल की है तो उसको वो 1.5 साल या 1 साल कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रकृति, उसका जो नेचर है उस सज़ा का, उसको चेंज नहीं कर सकते वो। ठीक है, तो ये होता है परिहार हमारा। ठीक है, ये कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन फर्स्ट। 47 देखिए, राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों में विराम का क्या अर्थ है? अब देखिए, विराम क्या होता है, अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया कि था कि निर्भया कांड में बहुत टाइम तक उनकी जो फांसी है वो टलती आ रही थी, एक विराम मिल रहा था उनको बार बार। ठीक है, तो इसमें क्या था, विराम का मतलब क्या होता है, विराम को हम रेस्पिट भी बोलते हैं। ठीक है,
रेस्पिट। इसमें क्या होता है कि अगर कोई गर्भवती औरत है उसकी सज़ा को कम करना और उसकी सज़ा की प्रकृति को भी बदल सकते हैं, ठीक है। यानी कि वो गर्भवती औरत है, वो कोई कठिन काम नहीं कर सकती है, कोई ऐसा काम नहीं कर सकती है जो उसके लिए उसकी जान पर बन आए या उसके बच्चे के लिए हानिकारक हो। तो वो जो हमारे राष्ट्रपति है उसके हाथ में इतनी पावर होती है कि वो उस सज़ा को कम भी कर सकते हैं और उसकी प्रकृति को, यानी उसका नेचर, अगर वो कठोर सज़ा है, कठिन सज़ा है, तो उसको चेंज कर सकते हैं। वो एक नॉर्मल सी सज़ा, उसको नॉर्मल सी पनिशमेंट उसको दे सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रपति की शक्तियों में प्रविलंबन का क्या अर्थ होता है। तो प्रविलंबन हम किसको कहते हैं, प्रविलंबन का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है कि सज़ा का दिन बढ़ाया जा सकता है लेकिन माफ़ी पर विचार नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे अगर हम निर्भया कांड की बात करें तो इसमें हमारा आता है वो, ठीक है। इसमें क्या था कि सज़ा का दिन तो हमने बढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन हमने माफ़ी पर विचार नहीं किया कि हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, आपने क्राइम ही इस तरीके का किया है कि इस क्राइम के लिए आपको माफ़ी नहीं दी जा सकती, लेकिन कुछ टाइम के लिए स्टे, कुछ टाइम के लिए रुक सकती है आपकी जो सज़ा है, क्योंकि उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं या उसके टाइम को बढ़ा दिया जा सकता है, लेकिन सज़ा आपको मिलकर के रहेगी, एटलीस्ट उनको फांसी पर लटकाया ही गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, धन विधेयक को संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति अनिवार्य होती है। अभी हमने बात की थी कि जो धन विधेयक है हमारा, वो हमें पेश करने से पहले किसकी अनुमति की ज़रूरत होती है, हमारे राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत होती है। और जो धन विधेयक है हमारा वो किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 110, ठीक है, 110 के अंदर है जो हमारा, वो क्या आता है हमारा कि मनी बिल हमारा 110 आर्टिकल में आता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुदान की कोई भी मांग किसकी आज्ञा के बिना आगे नहीं जा सकती और यह किस आर्टिकल में आती है। तो अनुदान की कोई भी मांग है हमारे राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना आगे नहीं जाएगी वो बिल्कुल भी, और ये किस आर्टिकल में हमारा आता है, तो ये आता है हमारा आर्टिकल 266 में, यानी आर्टिकल 226 में। किसी भी तरीके का अगर हमने कोई अनुदान करना है, उसकी सिफारिश हो रही है, तो वो राष्ट्रपति की परमिशन के बिना आगे नहीं जाएगी, ठीक है। अगला है हमारा धन विधेयक निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में आता है। अभी अभी हमने बात की थी इसके बारे में, तो आर्टिकल 110 में हमारा क्या है, धन विधेयक हमारा आता है। धन विधेयक यानी मनी बिल हमारा जो है। नेक्स्ट है हमारे किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद के 17वां के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो संसद का अगर 17वां हो जाए तो हमारे राष्ट्रपति को इतना राइट है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और ये अध्यादेश जारी करने की उनकी जो पावर है वो किस आर्टिकल के अंडर आती है, तो ये आती है आर्टिकल 123 के अंडर, ठीक है। अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदन नहीं चल रहे हैं, ठीक है, अथवा या फिर दोनों में से किसी एक में भी, ठीक है, सदन का सत्र चल रहा है तो हम उसमें इसको डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, संसद में यदि संघ सूची या संवर्ती सूची पर किसी विषय पर कानून बनाना अनिवार्य हो और सत्र ना चल रहा हो तो उसके विषय पर अध्यादेश कौन जारी कर सकता है। तो उसके विषय पर अध्यादेश हमारे जारी करने का अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अगर संसद में संघ सूची या फिर संवर्ती सूची पर हमें किसी भी विषय पर कानून बनाना है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस टाइम पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार हमारे किसके पास होता है, हमारे राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। तब तक हमारा जो अध्यादेश होगा वो अस्थायी होगा, ठीक ठीक है, यानी कि टेम्परेरी होगा। और जब संसद के जो दोनों सदन है उसमें पारित हो जाता है तब वो क्या बन जाता है, वो कानून का रूप ले लेता है, कानून बन जाता है वो, ठीक है। और इसमें जो वो अधिकतम ये जो 6 माह की लाइफ होती है इसकी, यानी कि अध्यादेश की अगर संसद की मंजूरी न मिले तो 6 है जो वो हफ्ते में इसको है जो ख़त्म भी कर सकते हैं वो, ठीक है। और जो राष्ट्रपति है वो किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं हमारे, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, यहीं तक हमारे। होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। यहाँ पर ये हमारे राष्ट्रपति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊँ, क्वेश्चन की फॉर्म में ना लेकर के आऊँ, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।